क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो? आज मैं आपको द क्रूक्ड हाउस की कहानी बताने वाला हूँ, जो शायद दुनिया के सबसे अनोखे घरों में से एक है। 2004 में दो आर्किटेक्ट्स जुटेंसी और जालिसी ने इसे डिजाइन किया। इसका इंस्पिरेशन उन्हें बच्चों की एक कहानी की किताब में बनी ड्राइंग से मिला। ये अद्भुत घर पोलैंड के सपोर्ट नाम की जगह पर स्थित है और देखने में ऐसा लगता है मानो कार्टून वर्ल्ड से सीधे असली दुनिया में आ गया हो। इसकी दीवारें, छत और खिड़कियां ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने इन्हें पिघला दिया हो, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। इस बिल्डिंग के अंदर रेस्टोरेंट्स, कैफेस और शॉप्स हैं जो इसे और भी खास बनाती है। द क्रूक्ड हाउस हमें ये दिखाता है कि क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। आर्किटेक्चर को नए जरिए से देखने का ये एक शानदार उदाहरण है। तो अगली बार अगर आप पोलैंड जाएं तो इस जादुई जगह को देखना ना भूलें। और हाँ, सोचिए, अगर आपको ऐसे क्रूक्ड घर में रहने का मौका मिले तो आप कैसा फील करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में कितना अजीब अनोखी बातें छिपी हैं? वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 6 हैरान करने वाली फैक्ट्स के बारे में जो ना सिर्फ आपके दिमाग को हिला देंगे बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हर फैक्ट अपने आप में एक नई कहानी है। शुरू करते हैं। हाय, क्या आप जानते हैं चाइना ने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक बेहद क्रिएटिव तरीका अपनाया है। उन्होंने एक ऐसा सोलर प्लांट बनाया है जो ऊपर से देखने पर एक पांडा जैसा दिखता है। ये सोलर प्लांट करीब 250 एकड़ में फैला है और 100 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन सवाल ये है, इसे पांडा के शेप्स में क्यों बनाया गया? असल में पांडा चाइना का नेशनल एनिमल है और इस यूनिक डिजाइन का मकसद युवाओं को सोलर एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। ये न केवल रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देता है बल्कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को हाईलाइट करने का भी एक कूल तरीका है। अब जरा सोचिए, अगर इंडिया में ऐसा सोलर प्लांट बने तो क्या इसे टाइगर या लोटस के शेप्स में बनाया जा सकता है? विजुअलाइज करिए और बताइए आपको कैसा लगेगा। 4. क्या आप जानते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनकी शुरुआत इंडिया में हुई थी। जैनिज्म की शुरुआत लगभग 600 बीसी में हुई, जबकि बुद्धिज्म 500 बीसी के आसपास अस्तित्व में आया। इन दोनों धर्म का कोर मैसेज है नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी और ट्रूथ। जैनिज्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है, जिसे महावीर स्वामी ने अपने टीचिंग्स और लाइफ्स के जरिए प्रमोट किया। वहीं बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन, कंपैशन और मिडिल पाथ की शिक्षा दी, जो लाइफ की समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों रिलीजन्स उस समय उभरे जब सोसाइटी कास्ट सिस्टम और रिचुअल से जकड़ी हुई थी। इन धर्मों ने सिंपल और प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ के जरिए समाज को नई डायरेक्शन दी। आज बुद्धिज्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लाखों लोग इनकी वैल्यूज को अपना रहे हैं और इन्हें अपने लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं। ये बताता है कि इंडिया की ये स्पिरिचुअल हेरिटेज टाइम और बाउंड्रीज से परे हैं। 3. क्या आपको पता है कि बायोलॉजिकल वारफेयर यानी जैविक युद्ध का पहला डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिला? हम बात कर रहे हैं 13वीं सेंचुरी की, जब मंगोल एम्पायर के विजनरी लीडर चंगिस खान ने इस डेंजरस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था। चंगिस खान ने न सिर्फ एक स्किल्ड वॉरियर था बल्कि वार स्ट्रैटेजीज में अपनी रिवोल्यूशनरी सोच के लिए भी जाना जाता था। कि जब चंगेज खान ने दुश्मनों के किलों को तोड़ने में असफल हो रहा था
तो उसने एक अनोखा आदेश दिया। उसने अपने सैनिकों से प्लेग से मरे हुए सैनिकों के शवों को दुश्मनों की दीवारों के अंदर फेंकने को कहा। इसका मकसद था कि प्लेग जैसी डेडली डिजीज दुश्मनों में तेजी से फैलें और वो लड़ाई से पहले ही खत्म हो जाएं। उस समय के लिए ये स्ट्रैटेजी ना सिर्फ शॉकिंग थी बल्कि हिस्ट्री के सबसे घातक युद्ध चालों में से गिनी जाती है। ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंसान वार में जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है। चंगेज खान का ये कदम शायद स्ट्रैटेजिकली सक्सेसफुल रहा हो, लेकिन एथिकल क्वेश्चंस भी खड़ा करता है। क्या वार में किसी मोरालिटी की सीमा होनी चाहिए? ये सवाल आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने उस समय थे। 2. क्या आपने फिनियस गेज के बारे में सुना है? वह अमेरिका के सबसे फेमस न्यूरोसाइंस पेशेंट में से एक थे। 1848 में एक हादसे ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि न्यूरोसाइंस की समझ को भी हमेशा के लिए बदल दिया। फिनियस एक रेलवे वर्कर थे। काम के दौरान वो एक्सप्लोसिव सेट करते थे और एक भारी 43 इंच लंबी आयरन रॉड गलती से उनके सिर के आर पार हो गई। ये रॉड उनके गाल से घुसकर उनके ब्रेन को चोट पहुंचाते हुए सिर के ऊपर से बाहर निकल गई। इतना सीरियस एक्सीडेंट आमतौर पर जानलेवा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फिनियस इस हादसे में जिंदा बच गए। और सिर्फ यही नहीं, कुछ घंटों के बाद वो बात करने और चलने भी लगे। लेकिन इस घटना के बाद उनका पर्सनालिटी पूरी तरह बदल गया। जो फिनियस पहले काम और पोलाइट रहते थे, और वे एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल हो गए। 1. 1405 में दुनिया को अलविदा कहने वाले तैमूर लंग को इतिहास के सबसे खतरनाक शासकों और आक्रमण योद्धाओं में से गिना जाता है। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके कब्र पर लिखी गई एक चेतावनी ने इतिहास को और भी रोमांचक बना दिया। उसमें लिखा था, जो मेरी कब्र को खोदेगा उसे मुझसे भी बड़ा आतंक का सामना करना पड़ेगा। साल 1941 में सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए तैमूर की कब्र खोद दी। लेकिन महज 3 दिन बाद 22 जून 1941 को एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। यह हमला इतनी विनाशकारी था कि इसे वर्ल्ड वार 2 के सबसे बड़े आक्रमणों में से एक माना जाता था। ये सवाल उठता है, क्या तैमूर की चेतावनी का कोई कनेक्शन था या बस एक कोइंसिडेंस था? साइंस की नज़र से इसे सुपरस्टिशन कहा जा सकता है, लेकिन इतिहास के इन अनोखे मोड़ों ने हमेशा डिबेट को जन्म दिया है। क्यों ऐसा हुआ है? कब्र को खोलने के ठीक 3 दिन बाद दुनिया ने इतना बड़ा तबाही देखा। क्या तैमूर की आत्मा वाकई अपने भविष्यवाणी पूरी कर रही थी, या फिर ये इतिहास का महज एक इत्तेफाक था, या वाकई इतिहास का परछाई हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी?